हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4, इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस। सो जो तीन चैप्टर्स हैं इंडियन पॉलिटिक्स के, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जो सेकंड बुक फर्स्ट बुक है हमारी, फर्स्ट पार्ट जो है कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसके भी हम 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम इंडियन पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस। जो पहले 3 चैप्टर्स थे उसमें हमने क्या, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ये जो 3 चैलेंजेस हैं इनके बारे में हम एक एक करके एक एक चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट चैलेंज, सेकंड में सेकंड एंड थर्ड में थर्ड। और अब हम क्या पढ़ेंगे, हमने अंदर क्या चैलेंजेस हो रहे थे वो तो देख लिए, अब बाहर के क्या चैलेंजेस है वो हमें देखना है। दूसरी कंट्रीज़ के साथ क्या चैलेंजेस, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे थे वो हमें देखना है। सो यहाँ पर एक पिक्चर भी दे रखी है, इसमें जो अलग अलग लीडर्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ के वो हमें दे रखे हैं। और उस टाइम पर इंडिया के जो लीडर थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। So here Nehru with Nkrumah from Ghana, Nasser from Egypt, Sukarno from Indonesia, and Tito from Yugoslavia at a meeting of known aligned nations. अब ये known aligned, हमने जो contemporary world वाली बुक है उसमें कई बार जिक्र आया भी है नैम मूवमेंट का। नैम क्या होता है? नोन अलाइन मूवमेंट, यानी कि उस टाइम पर सिर्फ 2 ही पावर्स थी जब कोल्ड वॉर चल रही थी, यूएसए एंड यूएसएसआर। तो जो कंट्रीज थी उन पर प्रेशर था या तो यूएसए के साथ अलाइन हो जाए, मिल जाए, यूएसए की पॉलिसीज़ को फॉलो करे, या फिर यूएसएसआर की पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाए। लेकिन जिनको कुछ भी नहीं करना था, ना यूएसए के साथ गए और ना ही यूएसएसआर के साथ गए, तो उन्होंने नैम मूवमेंट बनाई, यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट, हम किसी के साथ भी अलाइन नहीं होंगे। तो यही इस तरीके से ये लीडर्स की मीटिंग हुई अक्टूबर 1960 न्यूयॉर्क में, अक्टूबर 1960 में। दीज 5 कंप्राइज द कोर लीडरशिप ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। तो इन्होंने साथ में जो है नॉन अलाइन मूवमेंट की लीडरशिप की। सो यहाँ पर ये तो जवाहरलाल नेहरू है जो फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड नंबर पर जो है वो है नक्रुमा। थर्ड नंबर पर जो है वो है नेसर। फोर्थ नंबर पर यहाँ पर ये जो है वो है सुकर्नो। एंड लास्ट में टीटू। तो ये अलग अलग लीडर्स यहाँ पर दे रखे हैं। सो इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे? इस चैप्टर में हमने जो है डेवलपमेंट्स पर फोकस किया। लास्ट चैप्टर जो था वो डेवलपमेंट पर ही था। डेवलपमेंट का मतलब भी समझा था हमने, ओडिशा की बात हुई थी। और डोमेस्टिक चैलेंजेस, यानी कि जो इंटरनल चैलेंजेस हो रहे थे, अंदर ही अंदर जो चैलेंजेस हो रहे थे वो तो हमने फेस किए, वो तो हमने देखे 3 चैलेंजेस क्या थे। अब हम एक्सटर्नल चैलेंजेस जो हैं उनको देखेंगे। यहाँ पर हमारे जो लीडर्स हैं उनके पास उनको एक चैलेंज फेस करना पड़ता है। नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी थी ना उस इशू को लेकर, बट उन दे फाउंड देमसेल्व्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद नेबर्स। लेकिन उनके कॉन्फ्लिक्ट भी होते नेबर्स के साथ, और इससे 3 वॉर्स होती हैं, 1962 की, 65 की एंड 71 की। तो ये जो वॉर्स हैं और ये जो एक्सटर्नल रिलेशंस हैं, ये इनका वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो है, जो इंडियन पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड की नहीं, जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें इनका इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि इंडिया जो है उसमें भी इनका इम्पैक्ट पड़ता है। जो एक्सटर्नल रिलेशंस होते हैं उससे उससे जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे रिलेशनशिप के बारे में, एक्सटर्नल और इंटरनल पॉलिटिक्स के रिलेशनशिप के बारे में। और किस किस टॉपिक्स पर फोकस करेंगे? इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, जिस वजह से इंडिया की एक्सटर्नल पॉलिसी जो है वो उसको शेप दिया जाता है। ऑपरेशनल प्रिंसिपल दैट इन्फॉर्म दी कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके प्रिंसिपल्स देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ रिलेशन विद चाइना एंड पाकिस्तान, जो चाइना और पाकिस्तान जो है, और इंडिया के जो रिलेशन है चाइना और पाकिस्तान के साथ, उनकी उसकी हिस्ट्री देखेंगे, उसका इतिहास देखेंगे। और साथ ही साथ इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसका एवोल्यूशन भी देखेंगे। सो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। ये फर्स्ट टॉपिक है। तो इंडिया में पहले के टाइम पर जब इंडिपेंडेंस मिली थी इंडिया को, तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में। जो वर्ल्ड है वहाँ पर तो वॉर चल ही रही थी, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली थी, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी,
तो इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर्स तो चल ही रही थी। उसके साथ ही साथ जब वॉर होती है तो डिस्ट्रक्शन भी होता है। तो इस डिस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग नेशंस अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे। ठीक है, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन का जो क्वेश्चन है वो सभी नेशंस के सामने आ रहा था। एक और अटैम्प्ट होता है इंटरनेशनल बॉडी को एस्टैब्लिश करने का, कि एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जाए जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जा सके। और बहुत सारी जो नई नई कंट्रीज़ हैं वो इमर्ज हो रही थी। जैसे ही कॉलोनियलिज्म जो था वो ख़त्म हो रहा था, यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जब वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, जब उनका जो डोमिनेशन था वो ख़त्म हो गया था दूसरी कंट्रीज़ में, तब क्या हो रहा था, जो छोटी छोटी नई नई कंट्रीज़ हैं वो इमर्ज हो रही थी। ठीक है, इंडिया भी इमर्ज हुआ था। ब्रिटिशर्स का जब कॉलेप्स हो गया था तो इंडिया भी एक नई कंट्री के उसमें इवॉल्व हुआ था। एंड मोस्ट न्यू नेशंस वर ट्राइंग टू कम इन टू टर्म्स विद ट्विन चैलेंजेस। ज़्यादातर नेशंस ने दो चैलेंजेस तो फेस किए ही थे। वो कौन से थे कि एक तो भाई वेलफेयर लेकर आना है और दूसरी क्या चीज़ है, डेमोक्रेसी। अब जब इंडिया फ्री हो गया था, यानी कि आफ्टर 1947, तो क्या हुआ था, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में सारे कंसर्न्स को ध्यान में रखा गया था इंडिपेंडेंस के बाद। अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स, इन फैक्टर्स के अलावा इंडिया के खुद के शेयर ऑफ कंसर्न्स भी थे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जब पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी तो उसने क्या किया, बहुत सारी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जो हैं वो छोड़कर चली गई। ठीक है, वो सारी चीज़ें भी इंडिया को सॉल्व करनी थी इंडिपेंडेंस के बाद। तो पार्टीशन जो है उसका खुद का एक प्रेशर था। ठीक है, कि पार्टीशन से इतने ज़्यादा, हमने पढ़ा भी चैप्टर 1 में कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे पार्टीशन के। फिर पॉवर्टी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी तो पॉवर्टी को भी ख़त्म करना था। ठीक है, तो ये चीज़ भी थी। दिस वॉज ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट। तो इस ओवरऑल बताया गया कि इंडिया जो है किस तरीके से चैलेंजेस फेस कर रहा था, और इंडिया ने वर्ल्ड अफेयर्स जो है उसमें पार्टिसिपेट करना भी शुरू किया था एज एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस। As a nation born in the backdrop of World War, India decided to conduct its foreign relation। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी। ठीक है, तो उससे पहले जो है, इंडिया के आज़ाद होने से पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हो गई थी। ठीक है, तो इंडिया जो है वो बैकड्रॉप ऑफ वर्ल्ड वॉर जो है उसमें बॉर्न हुआ था। तो इंडिया ने डिसाइड किया कि ये फॉरेन रिलेशंस को भी कंडक्ट करेगा, और इसका एम जो ऑब्जेक्टिव, मेन एम जो होगा वो होगा सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करना। यानी कि जितने भी नेशंस हैं उनमें जो अपना खुद का जो रूल चल रहा है ना, उसकी रिस्पेक्ट करना। ठीक है, जैसे इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट चल रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट करना। ठीक है, तो इस तरीके से सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव बनाया गया। एंड टू अचीव सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी को भी अचीव करना था, पीस बनाकर, शांति बनाकर। तो ये जो एम था, ये जो ऑब्जेक्टिव था, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी लिखा गया था, डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब ऐसी पॉलिसीज़ जो जो बिल्कुल जिनके ऊपर प्रेशर नहीं होता कि हाँ ये लागू करनी करनी, जैसे फंडामेंटल राइट्स है वो तो बिल्कुल फिक्स है कि हाँ ये तो लागू करने ही करने होते हैं, ये तो मानना ही पड़ता है। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ऐसा कुछ नहीं है, वो लीडर्स की मर्ज़ी है, वो चाहे तो इम्प्लीमेंट कर भी दें, उनकी मर्ज़ी है, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले वाले लीडर्स ने तो ये सोच कर ये चीज़ लिख दी थी कि आगे जो है इंडिया को क्या पता इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल से कुछ फ़ायदा हो जाए। Just as both internal and external factors guide the behavior of an individual and family। जैसे कि अगर हम एक फैमिली की भी बात करें तो उसमें अंदर के फैक्टर्स और बाहर के फैक्टर्स दोनों, जो फैमिली है उसके बिहेवियर के बारे में बताती है। उसी तरीके से जो इंडिया है, तो इंडिया में भी जो इंटरनल फैक्टर्स चल रहे हैं और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स चल रहे हैं, तो ये दोनों फैक्टर्स मिलकर ये जो इंडिया है उसके बिहेवियर के बारे में बताएंगे। ठीक है, बोथ डोमेस्टिक, अंदर के भी जो फैक्टर्स हैं, इंटरनेशनल जो फैक्टर्स हैं, वो नेशन की फॉरेन पॉलिसी जो है उस पर इन्फ्लुएंस डालते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज लैक द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू इफेक्टिवली एडवोकेट देयर कंसर्न। तो डेवलपिंग कंट्रीज मतलब जो डेवलप हो रही हैं। ठीक है, और डेवलप्ड जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो रिसोर्सेज थे उनकी कमी थी,
कि वो अपने जो भी कंसर्न है उसको फुलफ़िल कर सके इंटरनेशनल सिस्टम में। तो उन्होंने क्या किया, मॉडेस्ट गोल्स जो हैं उनको परस्यू किया, मॉडेस्ट गोल्स दैन एडवांस स्टेट्स। यानी कि एडवांस स्टेट्स मतलब जो डेवलप्ड स्टेट्स थी, उन्होंने जिस तरीके के गोल्स अपने लिए सेट किए थे उससे थोड़े कम गोल्स जो हैं वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उन्होंने सेट किए, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी थी। उन्होंने शांति पर ज़्यादा फोकस किया, डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस किया अपने खुद के नेबरहुड में, और उनकी जो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी डिपेंडेंस थी वो पावरफुल स्टेट्स पर थी। तो इससे भी फॉरेन पॉलिसी पर इन्फ्लुएंस पड़ रहा था, प्रभाव पड़ रहा था। सो इन दिस पीरियड इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारी जो डेवलपिंग नेशंस थे, जैसे कि इंडिया भी था, उन्होंने सोचा कि वो फॉरेन पॉलिसी की प्रेफरेंस को सपोर्ट करेंगे जो कि पावरफुल कंट्रीज़ की है। ठीक है, यानी कि जो भी पावरफुल कंट्रीज़ थी उनकी जो भी फॉरेन पॉलिसी की प्रेफरेंसेस थी उनको डेवलपिंग नेशंस सपोर्ट करेंगे, ताकि उनको जो पावरफुल कंट्रीज़ है वो हेल्प भी कर सके और उनको थोड़े लोन वगैरह जो है वो भी प्रोवाइड कर सके। तो इससे क्या होता है, कंट्रीज़ का डिवीज़न होता है वर्ल्ड में, दो क्लियर कैंप्स, दो में डिवीज़न हो जाता है। एक तो हमें पता है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा एक तो यूनाइटेड स्टेट्स और इसके वेस्टर्न अलाइज मतलब जो इसके सपोर्टर हैं, वेस्टर्न जो इसके सपोर्टर हैं वो, और दूसरा सोवियत यूनियन। तो हमने कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इनके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बताया। तो एज यू ऑल्सो रीड देयर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर चेंज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुई तो उससे भी जो इंटरनेशनल रिलेशन थे उन पर फ़र्क पड़ा था। बट व्हेन इंडिया अचीव्ड इट्स फ्रीडम, लेकिन जब इंडिया को आज़ादी मिल गई थी और इसने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको फ्रेम करना शुरू कर दिया था, तो कोल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट ही हो रही थी और जो वर्ल्ड है वो दो कैंप्स में डिवाइड हो रहा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन के साथ छोड़ा जाता है कि डिड इंडिया बिलोंग टू एनी ऑफ दीज कैंप्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑफ 50s और 60s। तो ये भी आपको पता ही होगा कि इंडिया ने भी नाम मूवमेंट को ज्वाइन किया था, बट हाँ वो टिल्टेड था। ठीक है, यूएसएसआर की तरफ थोड़ा सा वो टिल्टेड ज़रूर था, बट उन्होंने इंडिया ने जो है उस टाइम पर जो नाम मूवमेंट है उसी को फॉलो किया था। ठीक है, वॉज इट सक्सेसफुल इन कंडक्टिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी, क्या ये अपनी फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट कर पाया था पीसफुली, शांतिपूर्वक, जिसमें किसी भी तरीके के इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए। सो ये सारी चीज़ें, ये दो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था जो कि एक इंट्रोडक्शन पार्ट भी आप कह सकते हो। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के बारे में हमने इसमें पढ़ा। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसमें हमने पढ़ा क्या, इसमें हमने यही पढ़ा है कि इंडिया जो है उसने कितने सारे चैलेंजेस फेस किए इंटरनेशनली। ठीक है, और अब आगे तो हम यही देखेंगे किस तरीके से ये सॉल्व होते हैं। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी देखेंगे सबसे पहले तो। ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जो है मेरा उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको टाइम टू टाइम कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल सके या फिर किसी भी प्रकार जो नोट्स हैं वो भी मिल सके। ठीक है, किसी भी चैप्टर के। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।